हेल्पलाइन शुरू की थी अपने ही सेक्रेटेरिएट के अंदर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं सेक्सुअल अब्यूज़ के पीड़ित हैं। बहुत ही सक्सेसफुल हेल्पलाइन थी वो, और उनका ये मैंडेट था कि पुलिस और विक्टिम दोनों को कैसे एक दूसरे से संबंध में ले आए और उसकी ग्रीवेंस कैसे रिड्रेस हो। तो उस वक्त मैंने पहली बार इस तरह की सक्सेसफुल हेल्पलाइन के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिली थी। और उसके बाद हर एक स्टेट में इस तरह की हेल्पलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि इस तरह की हर एक हेल्पलाइन हर एक स्टेट में होनी चाहिए, और उसके बाद वो हेल्पलाइन स्टार्ट भी हो गई। लेकिन आपकी जो हेल्पलाइन है लेबर लाइन, उसका ये खास पहचान है कि ये तो एक वॉलंटरी एफर्ट है। इस एफर्ट में स्टेट का कोई योगदान नहीं है। लेकिन क्या पता आगे चल के आप भी ये डिमांड कर सकते हो कि इस हेल्पलाइन को लेबर डिपार्टमेंट के साथ उनको भी स्टेक होल्डर होना चाहिए इस हेल्पलाइन में। आगे चल के ये भी हो सकता है, और मैं मानती हूँ कि आपको उसी डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स रखने चाहिए। जहाँ तक मैं इस हेल्पलाइन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है कि जब पैंडेमिक शुरू हो गई 23 मार्च 2020, उस समय केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया, और उस एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें लिखा गया था कि 54 डेज के लिए कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, और उस पीरियड में उनको फुल वेजेस मिलनी चाहिए। अब इस नोटिफिकेशन को चुनौती दी एम्प्लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में, और अफसोस की बात है कि वो चुनौती अब तक वहीं पे पेंडिंग है, उसका कोई फैसला निकला नहीं है। और वर्कर्स को वो 54 डेज की वेजेस मिली या ना मिली, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हर एक यूनियन अपने अपने एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट कर ले। और एम्प्लॉयर्स का कहना था कि हम फुल वेजेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी पैंडेमिक में बहुत पीड़ित हैं, हमारे भी इंडस्ट्रीज बंद हो गए, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। तो वो झगड़ा चलता रहा। उसके बीच लॉकडाउन इतना भयानक था कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ने यही फैसला कर लिया कि हम आपने जो बताया कमेंसमेंट में, जो रिसीविंग स्टेट है उसमें से महाराष्ट्र एक रिसीविंग स्टेट है, वहाँ से लोग चलने लगे अपने अपने गाँव के लिए। तो इसमें से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश में जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी जो सेफ्टी नेट थी वो एक ही थी, वो अपना गाँव। कोई सरकारी सेफ्टी नेट उनको नहीं मिली। उस परिस्थिति में WPC बहुत ही एक्टिव थे, और उन्होंने बहुत सारा काम किया उस पीरियड में। और मेरा ये मानना है कि उसी पीरियड में इस आइडिया का जन्म हुआ, और उसके थ्रू ही ये इसकी स्थापना हुई और शुरुआत हुई। अब मेरे पास स्टेटिस्टिक्स तो बहुत है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स पढ़ने का मन नहीं करता। मैं मीना से अनुरोध करूँगी कि आपको सर्कुलेट कर दें। लेकिन ये तो हम सब अपने ही अनुभव से जानते हैं कि पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया। अब हमारे सामने जो सवाल है वो सवाल ये है कि इनफॉर्मल वर्कर्स का क्या है। कई एक महीना 1.5 महीने से और पारित करके अमल भी शुरू कर दिया है। आपने कुछ सुना है इस पोर्टल के बारे में? आप अभी जस्टिस शाह साहब बोल रहे थे, वो उनका अधिकार है, लेकिन उनका इन्फोसिस बहुत तरीके से माइग्रेंट लेबर, पूरी अनऑर्गेनाइज लेबर की, असंगठित मजदूरों की जो तादाद है, अभी तो ये गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल गड़बड़ी से
बहुत तुरंतबाजी से कि दुनिया के सामने जब सवाल आया कि भारत में कितने लोग हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, असुरक्षित मजदूर कितने हैं, गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था, न रिकॉर्ड था। ये वास्तव चीज है। अभी कुछ बातें ऐसी है कि कुछ इलेक्शन की बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें आ जाती है। अभी गवर्नमेंट तुरंत एक जाएगा, पोर्टल जारी किया है कि हर व्यक्ति वर्कर, हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो हमारे पास आधार कार्ड लेके आए, बैंक अकाउंट अपना बनाया है, वो बैंक अकाउंट उसका नंबर हो गया है, आए और अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये मुफ्त है होगा, ऐसा भी ऐलान कर दिया है और लोगों को कह दिया कि शुरू करो। आपको जानकारी है इसकी। और हमें ऐसा आ गया, हमने सोचा कि भाई ये क्या बात है, इसका स्वागत करें हम लोग या करें क्या। इंदिरा जी, हम बहुत तकलीफ होती है हमें, मुझे मेरे इस उम्र में मुझे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी एक्ट मंजूर किया 2008 को। अमल कितने राज्यों में किया? अमल राज्यों पे बात आती है, उसने पेंशन गाइड किया था। आज गोवा में कितनी पेंशन मिलती है, मैं इधर नहीं कहूँगा। गोवा में कितनी मिलती है, कर्नाटक में कितनी मिलती है, महाराष्ट्र में कितनी मिलती है, वो मैंडेटरी नहीं था। सेवा के साथ मैं भी था, तो काम में मैं भी था उसमें। दिल्ली में हमने वो फोटो एडिट करे। स्वल्प में आपको मैं कहूँगा ये पोर्टल आया है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा? जो पुराना कानून है जिसमें थोड़ा प्राबंध पेंशन की बात है, उसमें कितना हुआ कितना नहीं बात आपको पता है। बात यह है अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं, पहली एक बात का ये जो गवर्नमेंट ने नया पोर्टल लाया है उसके बारे में आपकी राय है। मैं जस्टिस इंदिरा जी को, इंदिरा जी का मैंने भी सुना, आपने कहा कुछ भी हो रजिस्ट्रेशन होने वाला है ना, ऐसा मुझे लगा शायद मेरी कोई लड़कियाँ भी हो गया वो भी मैंने उनका आई एम कोटिंग कर, ऐसा नहीं है। तो बात आपको इसलिए मैं आया हूँ कि 50 करोड़ मैं आई एम नॉट सेइंग, हमारा देश का पंतप्रधान कहता है कि भारत में 50 करोड़ लोग असंगठित, उसमें माइग्रेंट कितने हैं, और इधर माइग्रेंट का कानून तो उधर बनाने की कोशिश हुई, और इधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी ने ऐलान कर दिया कि बाहर वाले भी मजदूर राज्य से मजदूर आएंगे। ये अभी वो तो कानून है, वो बोलते हैं कि ऑल इंडिया का चाहिए, ऑल इंडिया का कार्ड है, ऑल इंडिया का कार्ड। पहले सोशल, तो बात दूसरी बात है कि सोशल सिक्योरिटी का और ये नए कानून का क्या रास्ता है। दिमाग बिगड़ जाता है कि क्या 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 कौन सा कानून चलने वाला है, वो कानून का क्या होगा जो अभी अमल में है। तीसरी बात आप सब काम करने वाले लोग हैं, स्टडी भी करो ना। भारत में 20 साल के बाद जो ये सब ये फ्री इकोनॉमी वगैरह हुआ है, आपको शायद पता होगा, अटल बिहारी जी की सरकार थी, अटल बिहारी जी ने कमीशन बिठाया, रविंद्र वर्मा कमीशन, शायद इंदिरा जी जानती होगी। क्या हुआ उसका? रिपोर्ट आ गया, और आखिर दिन जब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का सब आया गया पार्लियामेंट के सामने, पारित नहीं हुआ। ये शुरू हुआ बहुत ही अभी 1.5 महीने से ही पूरा शुरू हुआ है। पहला दिन जो है जुलाई 16 का था। जुलाई को हम लोग बम्बई में ये सेंटर शुरू किया, अलग भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 5 भाषाओं में। तो हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, हिंदी, मतलब यूपी सेंटर्स के बारे में बताऊंगी। तो ये जो कॉल्स आते हैं, ये कॉल्स 5 स्टेट से जो है कॉल्स आते हैं। ये लखनऊ, दिल्ली, मतलब यूपी, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना और हैदराबाद, मतलब तेलंगाना, महाराष्ट्र।
हाँ, महाराष्ट्र। तो ये सारे स्टेट्स में से जो है वो कॉल्स जो आते हैं, हमारा जो लोग है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता एक तरीके से कार्यकर्ता फोन के ऊपर ये सवाल लेकर जो है उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, सुलझाते हैं। जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जो है कंप्लेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं, वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं सुलझ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो पैसा नहीं देता है, उस तरीके का अगर सवाल है तो ये जाता है हमारे सेंटर जो इन शहरों में उपस्थित है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जाके वो सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हमें हेल्पलाइन नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये मीडिएशन और लीगल एड के लिए हम लोगों ने ये स्थापना किया है। तो आमतौर पे ये एक पायलट फेज है समझिए। तो 5 स्टेट्स में शुरू किया है, but we plan that next year in August we add another 6 states to this, and the year after that another 6 states we will add to this. So the idea is in 2 years हम लोग देश भर में जो है ये हेल्पलाइन का स्थापना होगा, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, तो अभी तक जैसे मैंने कहा कि जुलाई बीच में जो शुरू हुआ, तो अगस्त 1 से पकड़िएगा तो 1.5 महीने के अंदर 2497 कॉल्स वी हैव गॉट, ठीक है। और उसमें जो है ये आमतौर पे 480 इसमें जो कॉल्स है वो कंप्लेंट्स के कॉल्स थे, 480। और उन 480 कॉल्स में जो है 180 कॉल्स रिजॉल्व किए गए हैं, 180 कॉल्स इसमें से रिजॉल्व किए हैं। तो 180 इन 5 स्टेटों में जो मजदूरों ने फ़ोन किया वो सॉल्व किए गए हैं। और उसमें जो है आमतौर पर एक आइडिया आने के लिए 11,09,197 the total amount of wage theft that has been recovered by India Labour Line from all the various cases that have come to us. तो इतने सारे मतलब 11 लाख के ऊपर पैसा मजदूरों को वापस मिला आमतौर पर। तो ये सिर्फ 1.5 महीने का। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह आज अपने को मालूम है कि असंगठित मजदूरों को संगठित होना, संगठित करना, यूनियन बनाना, उसके लिए लड़ना, झगड़ना, स्ट्राइक करना, ये नामुमकिन हो गया है। So this is become like a way to organize workers also, because all where the various states and our people are, they are actually doing the work of a union in a sense. The legal work that they are doing is taking up the issues of the workers. This is just to give you very briefly what the India Labour Line is about. But later, through this meeting, as Chandan has just said, India Labour Line is essentially set up by Working People's Charter and Ajivika Bureau. About Ajivika Bureau, soon we will have 2 of our colleagues who will come and speak about this. But WPC, Working People's Charter, there is material there on that table. All those from the press, please, you can help yourself with material from there. The Working People's Charter is a network of organizations working with informal sector. अलग-अलग असंगठित क्षेत्र में, अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के जो संगठनाएं हैं, उन संगठनाओं को इकट्ठे करने का एक संगठन है, एक आम व्यापक मंच है वर्किंग पीपल्स चार्टर। सेक्टर वर्कर्स के ऊपर लागू होते हैं, पर कुछ ऐसे भी लॉज हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर के लिए भी उसी तरह से बेनिफिट करते हैं। और खासकर जो बड़ा इशू है पेमेंट का, कंपनसेशन नहीं मिलता है एक्सीडेंट्स वगैरह में, उनको भी राइट्स नहीं मिलते, तो उनमें जो कुछ ऐसे क्लोज हैं जो वर्कर के फेवर में उनको कैसे अच्छे से यूज किया जाए, तो वो एक हमने प्रयास शुरू किया। और उसमें बेसिकली प्रेशर कैसे कोर्ट में ही वो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कोर्ट के बाहर भी आप कैसे प्रेशर बना सकते हैं, मीडिएशन को आप कैसे टूल बना सकते हैं वर्कर्स के लिए ये फायदा पहुंचाने में। और जिनमें जो लॉज में जो प्रोविजन है, स्पेशली जैसे जो प्रूफ ऑफ बर्डन है वो हमेशा एम्प्लॉयर का होता है। तो होता क्या पेपर में इसलिए वर्कर को लगता है वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, एम्प्लॉयर को भी लगता है कि कैसे जाएगा, क्या करेगा। तो कैसे हमको एक टेबल पर बिठा के इसका प्रयास किया गया। दूसरा, जैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अल्टीमेटली लायबिलिटी उसकी होती है कि अगर पेमेंट नहीं मिला है तो जो मिडिल मैन है या कॉन्ट्रैक्टर है वो अनट्रेसेबल है, वो भाग जाता है, डिनाई करता है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इसके लिए लायबल
बनाया हुआ है लॉ में। तो इस तरह की क्लॉजेज को यूज करते हुए जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको एक तरह से इन्वॉल्व करके इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का जो माइग्रेशन में स्पेशली आप देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर में जो आने वाले लोग हैं वो काफ़ी अपने नेटवर्क के थ्रू आते हैं। तो उन्हीं को कैसे आप उनकी स्ट्रेंथन करके उनकी कैपेसिटी को और उनको जानकारी देंगे, उनको कैसे यूज कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम में, उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो एक प्रयास किया गया। और उसके साथ साथ ये भी था कि जो डिपार्टमेंट है उसके साथ एंगेज करने का एक इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि आप जितना भी कर लो एक जो मॉडल है उसको अल्टीमेटली जो स्केल अप करने का काम है वो सरकारी सिस्टम से ही कर सकते हैं। तो हमने राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट जैसे एक हेल्पलाइन हमने स्टार्ट किया था 2011 में, 2015 में राजस्थान लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया और वो उसको स्केल अप किया पूरे राजस्थान में, और उसका फायदा ये हुआ कि वो एक इंस्टीट्यूशन का एक रेस्पॉन्स की तरह बना। ठीक है, तो उसी माध्यम से हमने एक जो प्रयास किया, और अभी तक अगर हम देखें कुछ 20,000 से ज़्यादा केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं, कुछ 13,000 केसेज है जो थ्रू मीडिएशन रिजॉल्व हुए हैं, कुछ 31 करोड़ रुपया है, 31 करोड़ रुपया जो वर्कर को मिला है। ये लास्ट ईयर में भी हमने देखा काफ़ी, जब जैसे लॉकडाउन हुआ तो एक चारों तरफ जो माइग्रेंट वर्कर है, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर जो कहीं देखते नहीं थे, उनकी विजिबिलिटी हुई, इश्यू की विजिबिलिटी हुई, और ये भी हुआ कि लोग उनके मुद्दों के प्रति थोड़ा सेंसिटाइज हुए, ये दिखने लगे। तो उसी समय हमें उसी लेबर लाइन पे हमें हजारों कॉल रोज आ रहे थे, और हम इस चीज़ को जब रिजॉल्व कर रहे थे एक आइडिया आया कि कैसे इसको थोड़ा स्केल अप किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई एक स्टेट की, एक पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं है, ये प्रॉब्लम और भी जगह की है। तो WPC जो ऑलरेडी जिसका नेटवर्क था, काफ़ी प्रेजेंस थी, पेन इंडिया प्रेजेंस थी, तो इंडिया आजीविका ब्यूरो WPC ने मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और जैसे जो मीना जी ने शुरू में कहा था, आइडिया ये था कि कैसे थ्रू टेक्नोलॉजी और जो हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस है अलग अलग जगहों पे, उन दोनों के माध्यम से कैसे हम एक ऐसा रेस्पॉन्स सिस्टम जनरेट कर सकें जो ऐसे वर्कर जिनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, वो जो बहुत अलग अलग जो प्लेटफॉर्म में उनको अप्रोच नहीं कर सकते, उनको कैसे इस तरह की सर्विस ऑफर करें जो उनके लिए फ़ायदे की हो। तो जो अगर हम ये देखें तो ये अभी इंडिया लेबर लाइन का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अभी 5 स्टेट में शुरू हुआ है, पर आइडिया ये है कि अगले 3 साल में हम इसको 16 स्टेट्स में लेके जाएंगे। तो अभी जो प्रेजेंस है वो हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, मुंबई में एक सेंटर है, उसके साथ साथ ही दिल्ली में है और लखनऊ में, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो WPC के नेटवर्क पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इसमें साथ में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स का हमेशा सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दे वर्क इन वेरी टॉक्सिक वर्क कंडीशंस। सो द ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एस्टिमेट्स दैट अबाउट 48,000 वर्कर्स डाई इन आवर कंट्री एवरी ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द वर्क साइट। तो बहुत जोखिम उठा के बहुत रिस्क की परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ता है। एंड बिजनेसेस आर रियली इंक्रीजिंगली रिलाइड ऑन दिस इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स, द इनफॉर्मेलिटी इन लेबर रिलेशंस to evade costs of compliance associated with labor regulation in the country. इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वर्कर्स के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। देयर इज अ सीवियर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन विद वर्कर्स रेयरली आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। जब प्रवास शुरू होता है, जब वो गांव से निकल के शहर की तरफ आजीविका कमाने के लिए आते हैं, तो दी ओनली क्वेश्चन दैट दे आस्क इज वेयर डू वी हैव टू कम, हम कौन से शहर में जाने वाले हैं, किन कौन से टर्म्स और कंडीशंस पे इनका रिक्रूटमेंट होता है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स क्या है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं होता। So details such as work hours, payment schedules, number of days, duration of work, all of this is very unclear, and it is exactly on the basis of this lack of information that wage disputes arise in the future. हम सब जानते हैं कि there are long contracting chains with a lot of distance between the last mile worker and the principal employer. तो principal employer को जिम्मेदार होल्ड करना, अकाउंटेबल होल्ड करना भी वर्कर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो वन साइडेड होता है, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयर्स के पास ही रिकॉर्ड रहता है, और जब भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट निकलता है तो वर्कर के पास कोई जानकारी या रिकॉर्ड उसके पास होता नहीं है जिसकी बेसिस पे वो नेगोशिएट कर पाए, अपने वेजेस के बारे में बार्गेन कर पाए। इवन इफ they go up to the employers to negotiate, it is really in a vacuum of information about how to invoke formal justice mechanisms, और threats और intimidation का भी बहुत यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरीके का फॉर्मल जस्टिस मैकेनिज्म एक्सेस नहीं कर पाते। The justice delivery architecture in the country is also really modeled on the organized sector. जो संगठित क्षेत्र है उसी के बेसिस पे हमारी जो कानूनी व्यवस्था है वो उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये मान्यता रखी जाती है कि वर्कर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा, हिसाब किताब होगा, हाजिरी डायरी होगी, लेकिन
whatever oral agreements are made in the informal sector, जो नाके का एक मजदूर है जिसको बस मौखिक रूप से कॉन्ट्रैक्टर रिक्रूट करके ले जाते हैं, उस तरह के वेज डिस्प्यूट्स को सुलझाने का कोई भी प्रक्रिया हमारे लेबर डिपार्टमेंट के पास होता नहीं है। और रिमोट एरियाज में जो लोग काम करते हैं वहाँ लेबर डिपार्टमेंट्स की कोई प्रेजेंस भी होती नहीं है। देयर इज अ माइग्रेंट वर्कर्स हू कम फ्रॉम पहिल्यांदा बेसिक होतं की ह्या गिरण्या चालू झाल्या पाहिजेत, बंद पडलेल्या, आणि नंतर जी लढाई होती दुसऱ्या टप्प्यातली की त्यांची देणी VRS वगैरे त्यांना मिळाली पाहिजे, ती एक लढाई केली। आणि नंतर मग ह्या जेव्हा गिरण्यांच्या जमिनी जेव्हा मार्केटमध्ये आल्या, आज तुम्हाला मी सांगतो की एक एकरच्या जमिनीची किंमत जवळपास मुंबई शहरामध्ये 250 करोड रुपये, आणि सगळ्या गिरणी कामगारांची जी देणी मिळाली सगळ्या गिरणी कामगारांची ही फक्त जवळपास 350 करोड रुपयाची दिली। म्हणजे ह्याच्यात कुठे त्या ठिकाणी गिरणी कामगारांना मिळालेले ड्यूज आणि ही जी प्रॉपर्टी याचं कुठेही त्या ठिकाणी संतुलन किंवा त्या ठिकाणी अभ्यास केला गेला नव्हता, गिरणी कामगारांना पोरका झाला होता। मी तुम्हाला एवढंच सांगतो की दत्ता ईश्वरकर, मीना मेनन, मी, आमच्या गायत्री सिंग वगैरे जी लढाई केली, ती लढाई आम्ही अशी केली की हा जर 1 रुपया वाराने ही जमीन जर मालकाने गिरणी चालवण्यासाठी घेतली असेल तर ही गिरणी बंद पडल्यानंतर त्या जमिनीची सगळं मालकी हक्क जर त्या मालकाला जात असेल तर त्या ठिकाणी हे चुकीचं आहे। सरकारजवळ आम्ही भेटलं की ह्या जमिनीचा वाटा गिरणी कामगारांना मिळाला पाहिजे, आणि म्हणून 2003 साली DCR प्रमाणे तो 1/3 वाटा देण्याचा सरकारनं कायदा केला, आणि त्याच्यावरती आम्ही ही लढाई पुढे लढली। म्हणजे पहिल्यांदा गिरणी कामगारांची देणी, नंतर त्यांच्यासाठी त्यांना संरक्षण मिळालं पाहिजे, आणि म्हणून आज तुम्हाला मी सांगतो, मला एक सांगायला आनंद वाटेल की फार मोठी लढाई अशी केली असं वाटत मी म्हणत नाही, परंतु अशा ह्या इंडस्ट्रीमध्ये बंद पडल्यानंतर त्या गिरण्यांच्या जागेवरती फक्त अशी एक इंडस्ट्री आहे, टेक्सटाईल इंडस्ट्री आहे की त्या टेक्सटाईल इंडस्ट्रीमध्ये केवळ संघर्षाने आम्ही गिरणी कामगारांना एक घर आणि चाळीत राहणाऱ्या गिरणी कामगाराला त्याचं संरक्षण मिळून आज जवळपास 25,000 गिरणी कामगारांना आम्ही घरं देण्यात यशस्वी झालेले आहे। ही लढाई संपली नाही, लक्षात ठेवा। का संपलेली नाही तर 1,74,000 गिरणी कामगारांना आपली नोंदणी केली आहे घरासाठी, आणि त्याच्यामुळे ही जमीन कशी मिळेल याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हा विचार करतोय। लक्षात घ्या की लढाई आमची चालूच आहे, आम्ही सगळ्याच्या मिळून लढतोय। प्रश्न एवढाच आहे, मी तुम्हाला सांगतो की ह्या सगळ्या मीना मेननची एक लढाई करते, खरोखरच फार आम्हाला त्याचा एक कौतुक वाटतो, अभिमान वाटतो, कारण एका गिरणीच्या लढाईतून अशा प्रकारचा एक विचार की जिथे विस्थापित झालेल्या कामगारांना त्या ठिकाणी न्याय मिळवून देण्यासाठी जर होत असेल तर निश्चितपणे या लढ्यामध्ये आमच्यासारखे जे कार्यकर्ते आहेत, मी आहे प्रवीण येरुंकर या ठिकाणी आलेले आहेत, निश्चितपणे आम्ही सहभाग घेऊ, आणि हा संघटित हा गिरणी कामगार हा जो कामगारांचा लढा आहे हा सगळ्या देशाचा लढा आहे। त्या लढ्यामध्ये सुद्धा गिरणी कामगार सामील होईल आणि गिरणी कामगार सुद्धा या लढ्यामध्ये संघर्ष करेल, एवढं मी या ठिकाणी सांगतो। देखिए, जैसे मैंने अपने भाषण में भी कहा कि पहली बार जब मैं असंगठित मजदूरों के बारे में मैंने केस लिया, उस समय मैं अहमदाबाद में जो इला भट्ट है, जो जिनका सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन है, उनके लिए मैंने काम करना शुरू किया। अब उनका सवाल क्या था, ये मैं मानूंगी एक ह्यूमन राइट्स का सवाल था, और वही सवाल यहाँ बम्बई में आपके ये जॉर्ज फर्नांडिस और शरद राव ने जो हमारे फेरी वालों को संगठित किया था, उनका भी यही सवाल था कि जो पुलिस है वो इन फेरी वालों को अपनी फेरी का काम करने देते नहीं है, डंडा मार के रास्तों से उनको निकालते थे। तो हमारे सामने ये चुनौती थी कि हम कोर्ट में जाके कैसे इन लोगों के लिए ये कहें कि देखो उनको भी अधिकार है, इसी बॉम्बे शहर में, इसी अहमदाबाद शहर में उनको भी बैठ के अपना काम करने का अधिकार है, चाहे वो मतलब सब्जी बेचें, चाहे वो केला बेचें, चाहे वो फ्रूट बेचें, लेकिन उनको भी अधिकार है। ये सबसे पहला मेरा वो फल वाले का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, काफी वायरल हुआ था, इसको पुलिस वालों ने मार के उसका केला तोड़ दिया था। हाँ, एक महिला जिसको ऐसे लात मारा कि उसके केले बेचारी के सब वहाँ फैल गए। उस दिन से ये संघर्ष शुरू हुआ है।
और जैसे मैंने कहा, मैंने अकेले तो काम नहीं किया। बॉम्बे हॉकर्स यूनियन था, शरद पवार जी उनके प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज फर्नांडिस ने ये मुद्दा उठाया था म्यूनिसिपल वर्कर्स में म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ कि आप इनको लाइसेंस क्यों नहीं देते हो। उस समय ये हमें पता चला कि लाइसेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हफ्ता लेते हैं। अब हफ्ता लोगे तो लाइसेंस देने की क्या ज़रूरत है। लाइसेंस का पैसा तो बीएमसी के अंदर जाएगा, हफ्ते का पैसा उसके पॉकेट में जाएगा। ये था हमारे सामने समस्या। तो इस तरह के सवाल हमने सुप्रीम कोर्ट में उठाए और वहाँ पे हम जीत गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनका एक मानव अधिकार है, एक मानव अधिकार। आपको याद होगा आंतुले ने भी ये पेमेंट वेलर्स को पेमेंट से निकाला था, उनका भी सवाल हमने यही उठाया था। खैर वो सब छोड़िए, अब आइए 2008 जो ये नया कानून बना अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो हमेशा ये लेबर लॉ में ये दुविधा रही है कि जो संगठित कामगार हैं उनको उनके लिए कानून फिर भी है, चाहे वो उन्हें मिले या ना मिले अलग सवाल है। ये हेल्पलाइन शुरू नहीं हुई, अभी शुरू हुई है, लेकिन इस आइडिया का जन्म हुआ उस समय वर्किंग पीपल्स चार्टर के साथ मैं भी जुड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये केस था ना, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले। जब आपको तनख्वाह मिलती है तो खाने की क्या ज़रूरत है, इस तरह के शब्द मुंह से निकल गए थे सुप्रीम कोर्ट के। उस समय मुझे एक वकील होने के नाते बहुत दुख लगा। उसके बाद जब कुछ बहुत बुज़ुर्ग वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उस चिट्ठी में हमें कहा, हम लोगों ने कहा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ कहाँ है। आप कहते हो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी वो है कहाँ। और फिर थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो केस सो मोटो दोबारा ले लिया और फिर ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए कि आप ये जो कह रहे थे पोर्टल बना दो और पोर्टल में सबको रजिस्टर करो। फिर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक आपको हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके बाद भी मिलेगा ना मिलेगा मुझे पता नहीं। आज के दिन में मेरे पास ये भी रिक्वेस्ट आई है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका क्या, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा। तो ये सब सवाल मेरे सामने नहीं, पूरे देश के सामने ये सवाल है। There is no clear data on migrant workers in India, and indeed, that is one of the biggest problems faced by anyone trying to design any kind of government intervention here. The last migration survey by the National Census Survey was conducted in 2017, where a migrant was defined as a person whose last stage of residence was different from the current one, who had stayed in the last stage continuously for 6 or more months. Around 29% of those enumerated in the survey were mostly migrants. Although Census 2011 collected data on migration, the Registrar General's Office decided not to proceed with its publication. So the data we actually work with is in fact quite sketchy. Estimates suggest that India has around 55 million migrant workers in the construction sector alone, who travel across the length and the breadth of the country in search of work, and usually find work hundreds or thousands of kilometers away from home. During the pandemic and the extreme lockdown, reportedly around 11.4 million workers, more than the population of mid-sized states in India, were forced to return home. While the virus affected people from all walks of life, migrant workers had to face many other kinds of challenges, leading to non-COVID deaths of nearly 1,000 such workers, including as many as 96 workers who died from brain alone. Migrant workers have also faced the brunt of the economic crisis that the pandemic and lockdown brought on. The number of Indians with incomes of $2 a day or less rose by 75 million. And in April last year,
122 million Indians lost their job. In 30% year-on-year drop in employment. Many of these were unquestionably migrant workers. He is the architect of the landmark judgment that decriminalized homosexuality in July 2009. Over to Justice Shah. Yes. स्पीकर के बाद नहीं वो स्पीकर लैपटॉप के Santosh is a program manager. He heads the Ajivika Bureau's legal aid work, and he guides and supervises legal aid and education for migrant workers and their families. He also mentors collectives of migrant workers. So I invite both of them to come over here and give their brief presentation, after which we will have Justice A.P. Shah, Indira Jaisingh and Baba Adao, whom I will introduce as we come to their time to speak. Thank you very much. एक बात ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल जारी, अभी हम 2000 के ऊपर जो है कॉल्स आए, उसमें से करीब 800 कॉल्स है वो जो सवाल को लेकर थे। लेकिन इन्फॉर्मेशन किस तरफ से सवाल थे? ये जैसे मैंने कहा कि आम तौर पे पगार के बारे में होता है, या उनको जो कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, उनको जो है काम पे, खास करके वही सवाल आम तौर पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 90% कॉल्स वही है कि इस तरीके का। अभी तक उसके अंदर करीब 200 कितने कॉल्स हल हुए हैं, तो करीब 184 कॉल्स जो है 184 हल हो गए हैं। लेकिन हमारे पास अभी उसका जो है 11 लाख करीब पैसा जो है वापस मिल गया मजदूरों को, लेकिन 1 करोड़ के केसेस अभी हाथ में है जो हल हुए हैं। और ये जो यहाँ पे काम, ये जो टेली काउंसलर्स है वो पहले लेते हैं, फिर उसके बाद वो जाता है सिटी में, तो उसमें पुलिस क्योंकि उसमें मारपीट ये वो सब आ जाता है, तो वहाँ पे वो पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट और लेबर डिपार्टमेंट और कोर्ट में भी जाते हैं। तो वो चंद सवाल जो वो अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है ना, वो चल रहा है। मैडम ये बताइए कि आप वर्किंग पीपल्स चार्टर के वर्किंग प्रेसिडेंट, और ये आज जो है हम लोगों ने हेल्पलाइन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे जुड़ा हुए हैं, बताने के लिए कि हेल्पलाइन एक नया प्रोजेक्ट वर्किंग पीपल्स चार्टर के तरफ से हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया जो हेल्पलाइन, जो लेबर लाइन का नाम है, इंडिया लेबर लाइन के नाम पे, जो अभी करीब जो है 1.5-2 महीने से हम लोगों ने शुरू किया। उसका ऑफिशियल लॉन्च हम लोगों ने आज किया। इंडिया लेबर लाइन से क्या है कि जो मजदूर, असंगठित मजदूर, माइग्रेंट मजदूर जो जगह जगह से फ़ोन करते हैं, उनका जो सवाल है उसके बारे में बताते हैं, और हम उसको जो है उस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ये है ये हेल्पलाइन का काम। तो हम आज अभी फ़िलहाल 5 स्टेटों में ये हमने शुरू किया है। 5 स्टेट मतलब जो है दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट में हमने शुरू किया है, और जगह जगह से, और आज तक हम लोगों ने वेज इश्यूज़ खास करके जो आते हैं, आमतौर पे मजदूर जो है अपने पगार के बारे में ये फ़ोन करते हैं कि हमने काम किया और हमको पगार नहीं मिला, इसी सवाल ज़्यादा, लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल आते हैं यहाँ पर कि, और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए भी फ़ोन करते हैं। तो करीब 2000 कॉल्स अगर आए हों, तो उसमें बहुत सारे कॉल्स इन्फॉर्मेशन, कार्ड बनाने के बारे में जानकारी, वो भी एक ज़रूरी काम है, वो हेल्पलाइंस पे, लेकिन बाकी हेल्पलाइंस पे वो काम करते हैं। लेकिन आमतौर पे ये जो लेबर लाइन क्या करती है कि ये जो सवाल है, जो कॉन्फ्लिक्ट वाले सवाल है, जो ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट्स है, वो लेकर जो है उनको हल करने में जो है काम। ये आपके मन में कैसा आया मैडम? ये हमारे मन में नहीं बल्कि पूरे समूह के मन में आया ये कि मजदूरों को, ये कोई नई बात नहीं है कि आम संगठित मजदूरों को संगठना
नहीं है आमतौर पे, और अगर संगठित होते हैं तो वो मजदूर नहीं रहते। मतलब अगर संगठित किया तो उनको काम पे से निकाला जाता है। तो अगर समझो संगठन यूनियन बनाया, तो एक ज़माने में मजदूर यूनियन बनाते थे, संगठन बनाते थे और संघर्ष करते थे, स्ट्राइक कर सकते थे। आज जो है कहीं भी स्ट्राइक करने के बारे में आपने सुना है, अभी बोलेंगे कि नहीं स्ट्राइक करने से नुकसान होता है, लेकिन मजदूरों को पगार नहीं देने से नुकसान नहीं होता है। नहीं, वो टाइप की आज यूनियन महाराष्ट्र में नहीं है, इसके लिए स्ट्राइक नहीं होता है, लॉ तो है। आमतौर पे कहेंगे कि सब बहुत फ़ायदा हुआ, वो नहीं। जब हम आंकड़ा बता रहे हैं कि कितना पैसा उनको मिला, आमतौर पे करीब 180 अगर समझो केसेस हल हुए हैं और उसमें 11 लाख के आसपास जो है पैसा, 11 लाख के ऊपर पैसा उनके पास वापस आ गया है। और लेकिन 1 करोड़ बाकी है ना, जो भी लोगों ने फ़ोन किया, तो अभी 1 करोड़ का कम से कम बाकी है जो चल रहा है। ठीक है, कि उनको संगठित होके संघर्ष करने का, संगठित होके जो है संघर्ष करने का जो एक माहौल है आज नहीं है। हो सकता है आज है, कल आज नहीं है, उसका मतलब नहीं कि कल नहीं होगा। हम समझते हैं कि संगठित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, इकट्ठे आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि साइड से अलग अलग हो गए। एक ज़माने में गिरनी में 3,000, 4,000, 10,000 मजदूर इकट्ठे काम करते थे, उधर ही रहते थे। उनको संगठित, तो पहला यूनियन वहीं पे बना ना। संगठित होके जब संघर्ष करने लगे तो बहुत सारे सवाल के बारे में जो लोग लड़ सके, जीत सके, लेकिन आज वो नहीं है परिस्थिति। मैडम, लेबर लाइन में आप तक बोलिए, एक मिनट, एक तरह से